हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी कंपटीशन में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाए तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है इसमें जो हमने क्वेश्चंस उठाए हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टिव भी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होगा और उसके जो ऑप्शंस होंगे दोनों को एक्सप्लेन किया जाएगा, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। ठीक है ना, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। ठीक है ना, उज्जैन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। ठीक है, चलिए एक चीज़ और समझिए, जो विदिशा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक की अगर हम लोग बात करें तो जो विदिशा है ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। कभी कभी ये पूछ देता है कि इसका संबंध किससे है, तो अशोक की पत्नी से इसका संबंध है, अशोक की पत्नी। ठीक है ना, और इसका उल्लेख ये जो वर्ड है विदिशा, इसका उल्लेख रामायण में भी हुआ है। ठीक है ना, इसका उल्लेख रामायण में भी हुआ है। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ पे पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र जो है आज वर्तमान समय में जो पटना है, ठीक है ना, आज वर्तमान समय में जो पटना है उस समय पाटलिपुत्र हुआ करता था, यानी कि पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था पहले के टाइम में। ठीक है ना, आजाद शत्रु का जो पुत्र था, आजाद शत्रु का जो पुत्र था उदयन, जिसका नाम था उदयन। ठीक है ना, आजाद शत्रु का पुत्र, ठीक है, पुत्र जिसका नाम था उदयन। ठीक है, उसने इसकी स्थापना की थी। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो आजाद शत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने इसकी स्थापना की थी। और इसने अपनी राजधानी जो थी राजगृह से हटा करके कहाँ की थी? पाटलिपुत्र ही की थी। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, और जो मिथिला है इसकी राजधानी जनकपुर है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, तो कौन सा वेद है जिसमें वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई थी? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वैदिक। और ये सबसे पुराना वेद है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक जो ऋग्वेद है वो वैदिक काल का सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है ना, 10 मंडल है। ये भी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और 1028 सूक्त हैं। ठीक है ना, 10 मंडल, 1028 सूक्त, और साथ ही साथ 10,462 इसमें ऋचाएँ भी हैं। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। 10,462 ऋचाएँ, 1028 सूक्त, 10 मंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद ये मतलब ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद, और सामवेद के बाद आता है अथर्ववेद। ठीक है, इस तरीके से यजुर्वेद दूसरे नंबर का वेद है, और ये जो है यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ से संबंधित है। ठीक है ना, यज्ञ से संबंधित का मतलब क्या? यज्ञ से संबंधित होने का मतलब यह है कि यज्ञ के जितने भी कर्मकांड हैं वो यजुर्वेद में लिखे गए हैं। ये से आपको याद रखना। ठीक है, अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करें तो ये सबसे नया है। ठीक है ना, सबसे नया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा भी है कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। और अथर्ववेद में जादू टोना और आम आदमी के बारे में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सब अथर्ववेद में बताई गई हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। सामवेद की बात करें तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ये सामवेद का यदि बात करें तो भारतीय संगीत का जनक, ठीक है ना, भारतीय संगीत का जनक। ठीक है ना, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, फिलहाल इसको मिटा देते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलिए ये पॉइंट्स जितने भी हम आपको क्लियर कर रहे हैं सभी के सभी पॉइंट्स आप याद रखिएगा ताकि आपको दिक्कतें ना हो। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई? तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। वैदिक गणित का जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुलूव सूत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सुलूव सूत्र। ठीक है ना,
अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शतपथ ब्राह्मण की, तो ये जो है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ये पूछा है, ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा है, इसलिए इस पॉइंट को बताना जरूरी है, ठीक है। और ये जो है अगर बात करें शतपथ ब्राह्मण की, तो ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई किताब है तो यही है, ठीक है। हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण किताब है, किसके बाद? ऋग्वेद के बाद, तो ये है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना। अथर्ववेद के बारे में हमने आपको बता दिया कि जादू टोना और भी सारी चीज़ें, आम आदमी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अब जो है जो सुलू सूत्र है, सुलू सूत्र को क्यों कहा जाता है कि ये वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है? तो इसमें जो है नापने की रस्सी, ठीक है ना, रस्सी का प्रयोग देखने को मिलता है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि गणित से या फिर जो मैथ्स है, वैदिक गणित, उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें छांदोग्य उपनिषद की, तो छांदोग्य उपनिषद ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उपनिषद है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था, ठीक है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोहार का जो कार्य है ये जो है आर्यों के द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया था, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सप्तमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? तो ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिए गए थे, यानी उपनिषद का ही एक पार्ट है मुंडकोपनिषद, ठीक है ना, इसी से लिए गए थे, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे जो सामवेद दिया गया है, सामवेद के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। जो सामवेद दिया गया है इसका जो गान करता था उसे हम लोग उद्गाता कहते थे, ठीक है ना। उद्गाता का मतलब क्या है कि जो सामवेद को गान करेगा, उद्गाता, ठीक है ना, उद्गाता, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है कि इसका जो वर्णन किया था किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। किसने किया था भाई? वेद व्यास ने लिखने का काम किया था, संकलित करने का काम किया था। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक, ठीक है ना, भारतीय संगीत का जनक, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं लिखता चल रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या न हो, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है और इसका पाठ करने वाले को हम लोग होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री, ठीक है ना। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसे होत्री बोला जाता है। इसमें 10वें मंडल में एक ब्रह्म पुरुष की चर्चा मिलती है। 10वें मंडल में ब्रह्म पुरुष की चर्चा मिलती है, ये भी याद रखना है आपको, ब्रह्म पुरुष, ठीक है ना, ब्रह्म पुरुष, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब रामायण है तो रामायण के बारे में आप लोगों को जानकारी है ही, तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा, एक मिनट रुकिए, हाँ 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है या फिर किसे मानते हैं? तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। धन्वंतरी को क्या माना जाता था? चिकित्सा का भगवान माना जाता था और जो है देवताओं के ये चिकित्सक हुआ करते थे। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है कि जो सुश्रुत हैं इन्हें भी चिकित्सा शास्त्री कहा जाता था और इन्होंने लिखा था सुश्रुत संहिता। ये ऐसे होगा, सुश्रुत संहिता लिखा था, सुश्रुत संहिता। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये सुश्रुत संहिता जो है ये चिकित्सा से रिलेटेड ग्रंथ था, ठीक है ना, चिकित्सा से रिलेटेड ग्रंथ था और इनको जो है शल्य चिकित्सा का जनक भी माना जाता था। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक, चिकित्सा
का जनक, ठीक है ना। ये भी पॉइंट्स पूछा है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा के भगवान जो होते हैं वो कौन है, और चिकित्सा के शल्य चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है, तो आपका ये हो जाएंगे सुश्रुत। धन्वंतरी तो ये देवों के एक तरीके से भगवान थे, देवताओं के चिकित्सक थे, ठीक है ना। अब हम यहाँ बात करें चरक की, तो चरक जो है कनिष्क का राजवैद्य था, कनिष्क का राजवैद्य। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अगर आप ऑप्शन को भी एक्सप्लेन, जैसे हम ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ऑप्शन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता है, तो आपका सही आंसर तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये भी पॉइंट्स इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है कि जो चरक ने संहिता लिखी थी उसे हम लोग चरक संहिता के नाम से जानते हैं, चरक संहिता के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन है और 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वो है ज्ञान। वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन है और 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट रुकिए। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो वैदिक लोग सबसे पहले धातु का प्रयोग किए थे वो लोहा का प्रयोग किए थे, वो भी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में लोहा का पहली बार प्रयोग किया था, और चांदी का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में ऑलरेडी हो चुका था, और तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मनुष्य के द्वारा। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया जो धातु था वो तांबा था। चांदी का प्रयोग ऑलरेडी हो चुका था सिंधु घाटी सभ्यता में, और सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का भी प्रयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का प्रयोग हुआ था। कांसा का मतलब टीन और प्लस में हो जाएगा तांबा, टीन और तांबा, इन दोनों का प्रयोग करके ये लोग कांसा बनाए थे। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए भारत में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो भारतीय संगीत का जो उद्गम है वो सामवेद में खोजा जा सकता है, और सामवेद को भारतीय संहिता का भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक, ठीक है ना। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा है एग्जाम में, भारतीय संगीत का जनक, ये एग्जाम में पूछा है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार इसे बता रहा हूँ। अब हम लोग बात करें अगर हम लोग ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का जो पाठ करने का काम करते थे वो होत्री कहलाते थे। क्या कहलाते थे? होत्री, ठीक है। और इसमें जो है 10 मंडल थे, और 10 मंडल में जो 10वां मंडल था, 10वां मंडल, ठीक है ना, इसमें ब्रह्म पुरुष की चर्चा की गई है, ब्रह्म पुरुष की चर्चा की गई है, ठीक है ना, ब्रह्म पुरुष की चर्चा। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दें अथर्ववेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, तो ये यज्ञ से संबंधित है, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अथर्ववेद के यदि बारे में हम लोग बात करें तो ये सबसे अंतिम वेद था, सबसे अंतिम वेद, ठीक है ना, और इसके बाद किसी वेद की रचना नहीं हुई है। आम आदमी के बारे में, आम मानव के बारे में वर्णन मिलता है, आम मानव के बारे में वर्णन इसी वेद में मिलता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का ज्ञान जो वो लोग थे, कौन लोग? वैदिक काल के लोग, इन लोगों को नहीं था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चूंकि ये तंबाकू है तो तंबाकू कृषि से रिलेटेड है। जब कृषि से रिलेटेड है तो कृषि का साक्ष्य या फिर कृषि का इतिहास अगर हम लोग देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ध्यान रखना है आपको, कृषि का जो साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा मेहरगढ़ में। कहाँ देखने को मिलेगा? मेहरगढ़ में, पाकिस्तान में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एक और जगह है जिसका नाम है लहुरा देव।
ये कहाँ पे भाई, तो ये जो है यूपी के संत कबीर नगर नामक ज़िला में ये स्थित है। और ये नया रिसर्च है, नया रिसर्च के कारण इसको माना जाता है कि ये यहाँ पर भी कृषि के साक्ष्य देखने को मिले हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इलाहाबाद की जो वेलन घाटी है, इलाहाबाद की जो वेलन घाटी है, ठीक है ना, वहाँ पर भी कृषि के साक्ष्य देखने को मिले थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चंस में आपको याद रखना है। चलिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे बलि कहते थे। उसे क्या कहते थे, बलि कहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो जो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था वो था दूध और इसके उत्पाद, था, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, इसलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष में विभाजित करने के पश्चात 25 और फिर 25 ऐसे विभाजित कर दिया गया था, जिसमें पहला जो था ये ब्रह्मचर्य जीवन था, दूसरा गृहस्थ जीवन था, तीसरा वानप्रस्थ और सबसे अंतिम जो जीवन था वो संन्यास जीवन था। ऐसा हमें जो वेद है उसमें वर्णन देखने को मिलता है सभी आश्रम का। ये 4 आश्रम थे, इन्हें आश्रम कहा जाता था। इन चारों आश्रम का वर्णन हमें देखने को मिलता है वेद में, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि वैदिक ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन मिलता है। तो ये बेसिकली जो देहात की तरफ या फिर ग्रामीण की तरफ जो रहते हैं वो लोग गाय वगैरह ज़्यादा पालते हैं। बहुत सारे युद्ध गाय की वजह से भी हुए थे और पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी कारण जो है माना जाता था कि जो वैदिक लोग थे ये ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।